हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स का, दैट इज कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्पैक्शन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, ये कॉम्पैक्शन किस किस फैक्टर्स को रिड्यूस करने में काम आता है और कौन कौन से फैक्टर को इंक्रीज करने में काम आता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है सॉइल की जो भी कॉम्पैक्शन के थ्रू इंक्रीज होगी या फिर रिड्यूस होगी। तो वो सब हम ये इसमें कॉम्पैक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि द आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और वी कैन से द पैकिंग together into closer form into denser form is known as compaction। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखे तो artificially arrangement of soil particles or packed into denser form, ठीक है, denser form by mechanical means। मैकेनिकल मीन्स मतलब जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा जो सोर्सेज हमारे पास होते हैं मैकेनिकल तरीके के, जो कि ऑटो होते हैं, जो रोलर्स हो गए, रोलर्स भी कई तरीके के हो गए, रैमर्स हो गए, वाइब्रेटर्स हो गए, उनकी हेल्प से हम जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको डेंसर फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर उनको रीअरेंजमेंट करना ताकि उसके वॉइड्स है वो वॉइड्स फिलअप हो जाए, उससे हमें पैक्ड सॉइल का सैंपल हमें ज़रूर मिले। तो इसके एग्जांपल होते हैं रोलर्स, रैमर्स और वाइब्रेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिफिशियली रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स और वी कैन से पैक्ड इनटू डेंसर फॉर्म बाय मैकेनिकल मींस, ठीक है। अब ये कर तो दिया हमने, लेकिन इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा तो देखते हैं कि टू रिड्यूस क्या क्या रिड्यूस होगा। अगर वॉइड रेशियो रिड्यूस हो गया तो परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाएगी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ जाएगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होगी, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और भी कई सारे जो बियरिंग कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं कि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स और वी कैन से पैक्ड इनटू डेंसर फॉर्म बाय मैकेनिकल मींस। मैकेनिकल्स मीन्स कोई भी मीडियम हो सकता है, रोलर हो सकते हैं, रैमर हो सकते हैं, वाइब्रेटर्स हो सकते हैं, इससे टू रिड्यूस द परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा और बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है दैट पॉइंट इज कॉम्पैक्शन is represented by dry unit weight, that is gamma d, जिसको हम गामा डी से डिनोट करते हैं। तो कॉम्पैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्पैक्शन को, ड्राई यूनिट वेट से या फिर गामा डी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी कई सारे मेथड्स हैं, उन सब मेथड्स को एक ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट का अलग से
एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट्स को हम एक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अभी तो एक टेस्ट का ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट। स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या होते हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड, इसमें सॉइल सैंपल फिल किया जाता है इन लेयर्स, लेयर्स की फॉर्म में फिल किया जाता है, और 25 टाइम्स compacted by Ramer we can say each layer। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है सॉइल सैंपल में, वो सॉरी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट में सॉइल सैंपल को सिलेंड्रिकल मोल्ड में फिल किया जाता है इन लेयर्स की फॉर्म में, और अलग अलग लेयर को 25 टाइम्स, ईच लेयर को 25 टाइम्स ऑफ कॉम्पैक्ट किया जाता है। इट मीन्स रेमर से उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, 25 टाइम, ऑलवेज हम रिमेम्बर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, 25 टाइम्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज देखते हैं हम। तो दोस्तों जब जितने भी इसके सॉइल मैकेनिक्स के जो टेस्ट थे, हमने सॉइल मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के जितने भी टेस्ट थे, तो सबका सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, फिर सेकंड वन इज लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, थर्ड इज मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, और फोर्थ वन इज हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। और इस जो ब्रीफली हम पढ़ने वाले हैं, तो इन चारों टेस्टों में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ मोल्ड का वॉल्यूम कितना होगा। तो जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है उसमें 945 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, इसमें 1000 सीसी होगा, कौन से में, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 1000 सीसी का होता है। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी जैसे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होगा, उसी मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 945 सीसी का वॉल्यूम होगा। और जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 1000 सीसी का वॉल्यूम था, वो ही सेम वॉल्यूम हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में भी होगा, तो 1000 सीसी इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होगी सॉइल को फिलअप करने के लिए, वो होगी 3। ठीक है, और लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितनी होगी, उसमें भी 3 होगी। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में कितने नंबर ऑफ लेयर्स होगी, तो ये होगी 5। और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितने नंबर ऑफ लेयर होगी, वो भी 5 नंबर ऑफ लेयर्स होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं नंबर ऑफ ब्लोज, उसको हर ईच लेयर को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा 25 टाइम्स। तो 25 टाइम्स तो एकदम स्टैंडर्ड है, तो वो तो हर किसी टेस्ट में सेम रहेगा। तो 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 टाइम्स एंड 25 टाइम्स, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेट ऑफ हैमर की, जिस हैमर से हम रैमरिंग कर रहे हैं या फिर सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, सॉइल की लेयर को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस हैमर का वेट अलग अलग टेस्ट में कितना कितना होगा। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितना होगा वेट ऑफ हैमर, 2.45 kg। ठीक है, वेट ऑफ हैमर इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज 2.45 kg, और लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना होगा, 2.6 kg। ठीक है, अब मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में कितना होगा, 4.54 kg, और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना वेट होगा, 4.9 kg। तो सबसे ज्यादा वेट ऑफ हैमर कौन से टेस्ट में होगा, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा नेम बता रहा है हैवी, इट मीन्स सबसे ज्यादा हैवी, इसी टेस्ट में होगा वेट ऑफ हैमर। अब सबसे पहले देखते हैं हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना होगा। जैसे कि हैमर को हम किसी हाइट से पर्टिकुलर फ्री फॉल करवाएंगे तभी तो उसका कॉम्पैक्शन होगा। तो हाइट ऑफ फ्री फॉल इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट कितना होगा, ये तो होता है कितना, 305 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर माफ कीजिएगा, mm, मिलीमीटर। लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना होगा, 310 mm। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में कितना होगा, 358 mm। ठीक है, mm। और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना होगा हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर,
तो कितना हो जाएगा ये 450 mm। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा एक बार। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी डेटा से पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो उसमें से बहुत सारे डेटा इसी कॉम्पेक्शन से पूछे जाते हैं। कोई कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन से डेटाज लिए गए हैं, उन डेटाज पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पेक्शन एनर्जी। कॉम्पेक्शन एनर्जी इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, और हमारे पास वो भी है कॉम्पेक्शन कौन सा होगा, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितनी कॉम्पेक्शन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। और जो कॉम्पेक्शन एनर्जी प्रोवाइडेड इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, उसमें कितनी प्रोवाइड की जाती है, 2674 kg किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक। कॉम्पेक्शन एनर्जी इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट कितनी प्रोवाइड की जाती है, 595 kg पर मीटर क्यूब। और कॉम्पेक्शन एनर्जी इन स्टैंडर्ड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, उसमें कितनी की जाती है, 2674 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन। रिलेटिव कॉम्पेक्शन एज द नेम इंडिकेट्स कि रिलेटिव मतलब कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन क्या किस किस के बीच में हो रहा है, थ्योरेटिकल कंपैरिजन, थ्योरेटिकल कॉम्पेक्शन एंड प्रैक्टिकल कॉम्पेक्शन। प्रैक्टिकल कॉम्पेक्शन तो जैसे कि ड्राई डेंसिटी हम निकाल देंगे कॉम्पेक्शन से, तो द ड्राई डेंसिटी अचीव्ड इन द फील्ड कंपेयर्ड विद द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट। तो जो थ्योरेटिकल कॉम्पेक्शन होता है वो तो हम लेबोरेटरी में जो टेस्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं उसको तो हम थ्योरेटिकल कॉम्पेक्शन बोलेंगे। और जो प्रैक्टिकली हम अचीव करते हैं इन द फील्ड में जो भी रिजल्ट्स आते हैं कॉम्पेक्शन के, उनको हम प्रैक्टिकल कॉम्पेक्शन बोलते हैं। तो रिलेटिव कॉम्पेक्शन को तो आरसी से डिनोट कर सकते हैं, आरसी इक्वल्स टू गामा डी इन फील्ड। ठीक है। और अपॉन में गामा डी इन लेबोरेटरी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास रिलेटिव कॉम्पेक्शन आ जाएगा। और रिलेटिव कॉम्पेक्शन का एक और फॉर्मूला होता है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन इक्वल्स टू 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन में 1 प्लस ई इंटू 100। तो रिलेटिव कॉम्पेक्शन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस मिनिमम वॉइड रेशियो अपॉन में 1 प्लस वॉइड रेशियो इंटू 100। ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेटिव कॉम्पेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम कॉम्पेक्शन की स्टडी करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, तो जैसे कि वाटर कंटेंट जितना कम होगा स्टिफनेस, क्ले स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा होगी सॉइल की। ठीक है। तो हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉम्पेक्शन। इसको यहाँ लिख देते हैं, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉम्पेक्शन। ठीक है। तो ये जल्दी से
डज नॉट पैक इनटू डेंसर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये डेंसर फॉर्म में इजी, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट कम है तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और अगर रेजिस्टेंस कॉम्पैक्शन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया तो वो डज नॉट पैक इनटू डेंसर फॉर्म इजीली, बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छे से पैक नहीं होगा या फिर उसका कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं होगा, तो गामा डी विल बी लेसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होगा, इसमें इंक्रीज करेंगे देन गामा डी विल बी इंक्रीज और कॉम्पैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को इंक्रीज करने के बाद में जो ड्राई यूनिट वेट है या फिर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का इसका मतलब कॉम्पैक्शन भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप में जो है टाइप ऑफ इक्विपमेंट, तो हम कॉम्पैक्शन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट पे भी कॉम्पैक्शन डिपेंड करेगा। जैसे कि हम रोलर्स कर रहे हैं, वाइब्रेटर्स यूज में कर रहे हैं, या रोलर्स यूज कर रहे हैं या फिर रैमर्स यूज कर रहे हैं, तो किस टाइप का इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उस पर भी कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो फोर्थ वन नीचे अपने पास कौन सा है, टाइप ऑफ सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल में क्या होगा, अब वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड को उसमें पार्टिकल्स है तो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होगा उनका या फिर ड्राई डेंसिटी होगी। ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल है देन मैक्सिमम गामा डी होगा। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज फाइननेस, तो गामा डी डिक्रीज होगा। अगर फाइननेस, सॉइल पार्टिकल्स की फाइननेस ज़्यादा है तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे, और अच्छे से कॉम्पैक्ट अगर नहीं हुए तो वो इसका ड्राई डेंसिटी जो है वो कम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, मिनिमम ड्राई डेंसिटी होगी इसकी। तो हमारे पास कई सारे फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन में सबसे पहले हमारे पास था वाटर कंटेंट, सेकंड वन इज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो ड्राई डेंसिटी भी बढ़ेगी। थर्ड हमारे पास था टाइप ऑफ इक्विपमेंट, कि कौन से इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं जिससे कि कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाए। फोर्थ हमारे पास कौन सा है, टाइप ऑफ सॉइल, कि सॉइल की कौन सी होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। अगर फाइननेस में इंक्रीज कर देंगे, फाइननेस में इंक्रीज होगा तो ड्राई डेंसिटी कम होगी क्योंकि अच्छे से वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा फाइन पार्टिकल्स। और अगर हमारे पास पुअरली ग्रेडेड सॉइल है तो मिनिमम ड्राई डेंसिटी होगी या फिर ड्राई डेंसिटी बहुत मुश्किल से अचीव होगी, कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो हमें क्या है, हमें और कुछ नई बेहतरीन चीज़ें पढ़ाने का और अच्छा मन कर देगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।